और देश शर्मसार है। ये घटना न केवल अपराध को दिखा रहा है बल्कि उस समाज को भी दिखा रहा है जहां भारत के लोग सांस ले रहे हैं। इन विषैले वातावरण में जहां अपराधी की मां अपने बेटे को बचाने की बात करती है क्योंकि ये मां धर्म है, इतना ही नहीं अपने बेटे की तारीफ करती है। और ये वह मां बोल रही है जिसकी खुद की 4 बेटी है। आप सोच सकते हैं भारत के लोग किस तरह के समाज में, किस तरह के सोच में, किस तरह के नैतिकता में जी रहे हैं। एक राज्य का मामला बीते कुछ दिन भी नहीं गुजर रहा है और दूसरे राज्यों से खबरें दिल दहलाने को तैयार है। क्या ऐसे ही भारत को गौरवान्वित कह दे जहां सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, इन संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति ही परोसते हो। डॉक्टर अपने ही अस्पताल में सुरक्षित ना हो। देश में पिछले 10 सालों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की पार्टी की इच्छा बनी हुई है। इस दौरान भाजपा ने शासन किया और अब जाकर राहुल गांधी परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़े हैं। इन सालों में मोदी की लहर चली, यानी राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर एक माहौल बना है। हमारी सरकार तो हमारी सरकार। क्या देश की जिम्मेदारी केवल सरकार की है या देश में विपक्ष में होना क्या शर्म की बात है? एक मजबूत विपक्ष सरकार को सही काम करने के लिए मजबूर कर देती है। विपक्ष के काम ऐसे होने चाहिए कि विपक्ष के कामों से सरकार घबराए और जनता का मनोबल बढ़ा रहे। सरकार के कामों और विपक्ष के कामों को लेकर लेकिन समाज से लेकर सदन तक खींचातानी की स्थिति है और नीचा दिखाने का प्रचलन है। देश में राजनीति इसी बात में है कि कौन किस पर कितने अटैक कर सकते हैं। देश की जनता के हित कैसे होंगे, यह मुद्दा नहीं बन रहा है। भले ही विपक्ष बोल रहे हो जनता का मुद्दा, लेकिन वे केवल शोर हैं। ये उनके भाषा शैली से जाहिर होता है, हार का कसक जाहिर होता है। बिहार में राजद की यही स्थिति है। कोलकाता की घटना को निर्भया कांड के तौर पर ही देखा जा रहा है। पूरा देश शर्मसार है और पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन शर्मिंदगी इस बात की है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले से इस घटना का जिक्र करना पड़ा। क्या आजादी के अवसर पर हम देश से ऐसा ही खबर सुनने की अपेक्षा करते हैं? लेकिन घटनाएं हुई हैं तो जिक्र तो होगा ही। राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, प्रियंका गांधी ने भी दी है, लेकिन वे तमाम तृणमूल की सांसद जो सदन में अपने तेवर दिखाते हैं और भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, वे खामोश हैं। ममता बनर्जी ने खुद ही विरोध रैली निकाल दी। जब वे खुद ही सरकार में हैं तो फिर विरोध किसका किया जा रहा है? इसके अलावे ममता ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और दोषी को 24 घंटे में जेल भिजवाया। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता ने वह काम किया जो अब तक अन्य राज्यों के सीएम ने नहीं किया है। इस घटना पर चिराग पासवान, मोहन यादव, सुधांशु त्रिवेदी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद, पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सभी ने आवाज बुलंद की हुई है। इनके बयान घटनाओं की संवेदनशीलता को व्यक्त किए बगैर ममता को हमले पर ले रहे हैं। मणिपुर की घटना पर लंबे समय तक पीएम मोदी की खामोशी रही थी। राहुल गांधी के मणिपुर यात्रा पर भाजपा का आरोप था कि ये वहां माहौल खराब करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी की घटना पर अखिलेश यादव भाजपा सरकार को घेरे हुए थे। कोलकाता पर भी अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी है और इस गंभीर अपराध को जड़ से खत्म करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने कोलकाता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लालू और ममता के अच्छे संबंध किसी से छिपी हुई नहीं है। रोहिणी ने जिस शब्दों में जिक्र किया है वे ऐसा लगता है जैसे यह मामूली बात हो और हंगामा होना तो बनता है।
का बयान दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी सत्ता के चक्कर में मां माटी मानुष को भूल गई हैं और अब उन्होंने भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया है। कोलकाता की हालिया घटना निर्भया कांड से भी ज्यादा क्रूर है। कल हमें बंगाल में भी एक बिना सिर की लाश मिली। भगवान राम शांति और सद्भाव के प्रतीक है। वे बंगाल में अन्याय को खत्म करेंगे। इस हृदय विदारक घटने पर भी भाजपा के ये नेता भगवान राम का नाम लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। मणिपुर की घटना में तब गिरिराज सिंह को भगवान राम की याद नहीं आई थी। इस घटने में भगवान का नाम कैसे और क्यों आ रहा है? भगवान राम के नाम को इस तरह से लाने पर भाजपा के समर्थक भी ताज्जुब करते होंगे। ये आस्था का मुद्दा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं भगवान राम बंगाल में अन्याय को खत्म करेंगे। बंगाल में ही क्यों करेंगे? यूपी में क्यों नहीं? मणिपुर में क्यों नहीं? अब आप भी आगे से कह दे कि कानून व्यवस्था भी भगवान ही चलाएंगे। दोस्तों, ये भाजपा के कैसे अंधभक्त हैं जो कहीं भी किसी भी मुद्दे पर पार्टी की राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, उनका बयान उनकी वोट बैंक की राजनीति को दर्शाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके आधिकारिक राजनीतिक रणनीतिकार ने कहा था कि हम 30% आबादी में गिने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 30% आबादी में गिने जाने का क्या मतलब होता है। उनके बयान से पता चल सकता है कि उन्हें किससे प्यार है और किससे नफरत है। क्या ये उचित मौका है चुनाव की बातों को लाने का? ये भी घटना की संवेदनशीलता को किनारा कर ममता पर हमलेवर हो रहे हैं। क्या ये मुद्दा भी सरकारों के बीच विभाजन का है? क्या ये केवल आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा है? दोस्तों, ये घटना भाजपा सरकार में भी हुई है और अन्य राज्य सरकारों में भी। ये बहुत ही गहरा विषय है और आजादी के बाद भी इस तरह की घटना हर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं पूरी व्यवस्था पर, पूरे तंत्र पर, पूरे समाज पर, पूरे सरकार पर। लेकिन शर्म की बात है कि भाजपा के राज्य में हुए हमले पर विपक्ष हमलेवर होती है और दूसरी पार्टी के सत्ता में होने पर भाजपा पार्टी हमलेवर होती है। केवल देश में सत्ता और राजनीति ही मुद्दा रह गया है। ये राजनीति है जनता के लिए, ये सरकार है जनता के लिए, लेकिन जनता के मुद्दों को दरकिनार कर आरोप प्रत्यारोप भी करते हुए इन राजनेताओं को शर्म नहीं आ रही है। बिहार में तेजस्वी यादव घटनाओं का लिस्ट लेकर घूम रहे हैं और एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से फिर से महागठबंधन की सरकार बन जाए। पिछले विधानसभा के रिजल्ट को एक बार फिर से तेजस्वी यादव रिपीट करने के प्रयास में है, लेकिन सरकार खोने की बौखलाहट साफ दिख रही है। रोहिणी आचार्य ने एक लंबी पोस्ट लिखा है। उसकी पंक्तियां दोस्तों शुरू होती है इन शब्दों से कि कोलकाता में डॉक्टर बहन या बेटी के साथ पहले दरिंदों ने बलात्कार किया, फिर उसकी या उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। खबर सुर्खियों में है, हो हल्ला मचा हुआ है, मचना भी चाहिए। बलात्कार जघन्यतम अपराध जो है। दोस्तों, क्या इन शब्दों में रोहिणी आचार्य का कौड़ी भर भी संवेदनशीलता नजर आती है? क्या इन शब्दों में कौड़ी भर भी दर्द नजर आता है? दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, खबर सुर्खियों में है, हो हल्ला मचा हुआ है, मचना भी चाहिए। बलात्कार जघन्यतम अपराध जो है, क्या ये मुद्दा केवल हो हल्ला तक का ही है? क्या देश के विभिन्न राज्यों और जगहों से लोग अपना रोष अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वे हो हल्ला कर रहे हैं? बलात्कार जघन्यतम अपराध जो है, रोहिणी ने लिखा है, यह जघन्यतम अपराध ही है, लेकिन रोहिणी ने कहा है कि जघन्यतम अपराध जो है, यह वाक्य रोहिणी के शिक्षा और संवेदनशीलता दोनों के खोखला होने का साफ सबूत पेश कर रही है। आगे रोहिणी ने अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो को घेरा है। रोहिणी
रोहिणी ने उन तमाम नेताओं को घेरा है जो अन्य राज्यों के या अपनी पार्टी के राज्यों में होने वाले घटनाओं में सांप सूंघने का काम किया था और सत्ता संरक्षण के आरोप के साथ तमाम घटनाओं और परिस्थितियों का जिक्र या यूं कहें सूची बताई है जो मानवीय अस्मिता को तार-तार करती है। और रोहिणी ने लिखा है कि इससे ज्यादा घिनौना अपराध दूसरा हो नहीं सकता और अगर इस पर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलता है तो उसका अपराध भी कमतर नहीं है। रोहिणी ने लंबे पोस्ट में विपक्ष को निशाने पर लेने के बाद अपनी बातों को इस तरह से खत्म किया है कि कोलकाता की डॉक्टर बहन बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हमारे देश में हर एक बलात्कारी को न्यायोचित सजा मिलेगी और बलात्कार के पश्चात मार दी गई मुजफ्फरपुर की इस महादलित बेटी के लिए भी आवाज उठेगी। कोलकाता की बेटी भी देश की बेटी थी, अपने परिवार और समाज की उम्मीद थी। मुजफ्फरपुर की ये बेटी भी अपने परिवार और समाज के अरमानों को संजोए थी और न्याय दोनों के परिजनों के साथ साथ देश की हर एक माँ, बहन और बेटी को चाहिए और आवाज हर एक पीड़िता के लिए एक जैसी उठनी और उठानी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से रोहिणी ने दोनों पीड़िता की तुलना कर दी है। क्या ये भी तुलना का विषय रह गया है? सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद खूब आलोचनाएं रोहिणी आचार्य की हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे पता है आज एक घर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की। रात में 12-1 बजे वे गए। वीडियो में दिखा रहा है कि सीपीएम ने DYFI का झंडा लिया है और भाजपा ने राष्ट्रीय झंडा लिया है। राष्ट्रीय ध्वज हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका एक कोड होता है। उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मणिपुर में जब घटना हुई थी तब भाजपा और सीपीएम ने कितनी टीमें भेजी थी? हाथरस उन्नाव में कितनी टीमें भेजी थी? मुझे चाहे जो बोल ले, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। मैं जब तक रहूंगी लोगों के लिए काम करूंगी। सीपीएम और भाजपा मुझे धमकी ना दे, हम बिना चुनाव लड़े नहीं आए हैं। दोस्तों, इन मुद्दों पर भी किस तरह से पार्टियों के बीच राजनीतिकरण हो रहा है। एक तो घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार वाले राज्य हो, चाहे बुलडोजर वाले योगी हो, चाहे गैर भाजपा की सरकार हो, और दूसरी इस पर राजनीतिकरण। जनता कम से कम इन विषयों पर भी सरकार से गंभीरता और एकता की उम्मीद करती है, लेकिन कुर्सी के पुजारी यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, सरकार और विपक्ष से आपकी क्या उम्मीद है? आप कैसी प्रतिक्रिया की